इंडिया न्यूज पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया है। भारत में ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देश में कोरोना ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है, जिसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खास तौर पर आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके सीधा अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जानते हैं कि आखिर इसके सिम्टम क्या है। चेस्ट में पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसी, जुकाम या फिर खांसी से में क्लॉट आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। जरा सी भी लापरवाही आप अपने आप को जान की जो है खतरे में डाल सकते हैं। वैक्सीन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। किसी दवा ड्रग से एलर्जी हो तो डॉक्टर को बताएं। रिलैक्स होकर वैक्सीन का डोज लीजिए और अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है रूटीन में तो वो मेडिसिन या फिर वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले खाना प्रॉपर खाना है आपको और एकदम रिलैक्स होकर वैक्सीन का डोज ले। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनु नामग्याल जुड़ गई हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। और साथ ही साथ आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फ़ोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह लीजिए। तो डॉक्टर अनु नामग्याल, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब पर। धन्यवाद दीपिका जी। डॉक्टर अनु, देश के साथ साथ हिमाचल भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और चिंता की बात यह है कि हिमाचल में अब ये संक्रमण गांवों तक पैर पसार रहा है। क्या कुछ तैयारी की गई है? और इसी बीच जो है वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, वैक्सीन को लेकर क्या कुछ तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? हिमाचल में वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छे तरीके से हो रहा है ऑलरेडी। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी काफी सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेजेस को कन्वर्ट किया गया है कोविड हॉस्पिटल्स में जी। और कोशिश की जा रही है कि हर मरीज को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। और अबव 60 एज ग्रुप को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है। 45 अबव भी ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे जो कोमॉर्बिडिटीज वाले थे, और अब अबव 45 वैसे भी मतलब स्टार्ट कर दिया था वैक्सीनेशन। और होपफुली जल्दी ही अबव 18 वैक्सीनेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हिमाचल में। पर हिमाचल सरकार कोविड के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चलो मैम, ये बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिव न्यूज़ दे रही हो और उम्मीद करते हैं आगे भी जंग कोरोना के खिलाफ इसी तरीके से लड़ते रहे। डॉक्टर अनु, मेरा अगला सवाल ये है, कोविड वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद हालांकि पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम है, अगर कोई पॉजिटिव होता है तो दूसरे डोज के लिए कितना टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा? कम से कम 28 डेज मिनिमम वेट करना पड़ता है। उसमें एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए इंसान। और ठीक है, और मैम किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है इस बीच? एहतियात यही बरतना है कि एक तो वैक्सीनेशन से डरे नहीं। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके हम लोगों के लिए वैक्सीन तैयार किया है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन से लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं अपने दोनों वैक्सीन के डोज ले चुकी हूँ ऑलरेडी, और लकीली मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे पोस्ट वैक्सीनेशन। बट हाँ, कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर हो सकता है आपको या थकावट हो सकती है। और अगर इससे ज्यादा भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में जाता है। आपको फॉर्म दिया जाता है अपने साइड इफेक्ट भरने के लिए। आपके पास हॉस्पिटल का या डॉक्टर्स का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो मुझे लगता है सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है और सब लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। डॉक्टर अनु, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे हिमाचल गांव में बसता है और ये संक्रमण अब गांव तक
फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि गांव में इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, हालांकि आप डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर गांव में ये संक्रमण फैलता है तो शुरुआती दौर में किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है और किस तरीके से लोग शुरुआत में ही इस महामारी को कंट्रोल में कर सकते हैं? सबसे जरूरी है कि लोग इस चीज को इग्नोर ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि अरे हमें खांसी है, बुखार है, ऐसे ही नॉर्मल जुकाम होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट से ज्यादा जैसे ही आपका टेस्ट होगा, यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो उतनी ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। और सेकेंड चीज है कि उतना ही ज्यादा आप एहतियात बरत सकते हैं। और माइल्ड सिम्टम्स को तो एनी हाउ कोई एडमिट कर नहीं रहा है। माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो है, जो विद माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे जिनको सिर्फ खांसी है, जुकाम है या बुखार हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको होम आइसोलेशन और होम केयर दिया जाता है। उसमें आपको सिर्फ ये रखना है कि आप आइसोलेटेड रहें, अपने फैमिली मेंबर्स से भी दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें, हाथ बार बार धोते रहें। जितना कि आप सैनिटाइजर का यूज करोगे उसके बदले यदि आप हाथ भी धोते हैं अच्छे से तो उतना भी इनफ है। बाकी वही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए दवाइयाँ ले लीजिए, हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखिए। दवाइयाँ, खांसी है तो खांसी की दवाई आप ले सकते हैं, गागल्स कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, मल्टीविटामिन आपको लेने हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया। बेसिकली माइल्ड सिम्टम्स के लिए ये सब करना है और ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। SpO2 प्रो पल्स ऑक्सीमीटर आप अपने पास रख सकते हैं, सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं, टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर सैचुरेशन आपका 94% से कम आता है तो आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को कॉन्टैक्ट करना है और आगे की तैयारी करनी है कि आगे क्या किया जाए। बट जब तक आपका सैचुरेशन ठीक है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बुखार आपका कंट्रोल में है, तब तक आप घर में बैठ के ऑफकोर्स अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है आपको, लेकिन घर में आप अपना केयर कर सकते हैं, खाना पीना ठीक रखना है, बेसिकली आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखनी है। और वही यदि 5 दिन तक आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है या सांस में दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर को कॉल करना है। तो बिल्कुल अहम जानकारी साझा किया डॉक्टर अनु आपने। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, MK यादव जी, आपका सवाल क्या है? मैम, मुझे पहले से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत है। हाँ जी, हाँ जी, अपना सवाल कंप्लीट करिए। पहले से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत है। बिल्कुल। मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या? नहीं, अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत है तो आप उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं क्या, जैसे कि एस्पिरिन या लो मोलिकुलर वेट हेपरिन या मतलब कोई दवाई चल रही है, आपको इंजेक्शन चल रहे हैं उसके लिए? मैं अंडर मेडिकेशन हूँ। आप अंडर मेडिकेशन है, तब आपको अपने फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स विद एंटी कोगुलेट थेरेपी पे अगर आप हैं तो वैक्सीन में ये बोला गया है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बट फिर भी डिपेंड करता है कि आप कितना हाई रिस्क जोन में फॉल करते हैं फॉर कोविड इन्फेक्शन। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अपने किसी फिजिशियन के पास जाइए, उनको दिखाइए, अपने सारे टेस्ट करवाइए और फिर उसके बाद वो डिसाइड करें कि वेदर आप एलिजिबल होंगे कि वैक्सीनेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं यादव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर नामग्याल, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है, पहली डोज लेने के बाद अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या हम दूसरी कंपनी का वैक्सीन का डोज ले सकते हैं? नहीं, कंपनी आप नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको वही लगाना है। और अवेलेबिलिटी मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा ऑलरेडी काम कर रही है। मतलब जिस तरह से हमारे इतने ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में वैक्सीन हम लोगों को अवेलेबल की जा रही हैं, देयर आर मेनी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे नहीं वैक्सीनेशन ड्राइव अभी स्टार्ट हुई है। तो वैक्सीन आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, तभी सरकार उसी तरह से उसको मैनेज कर रही है। तो बहुत सराहनीय काम सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है और वाकई में काबिले तारीफ है। अगला सवाल मेरा ये है, वैक्सीन का पहले डोज लेने के बाद अगर किसी कारणवश देरी हो जाती है तो क्या इफेक्टिव बना रहता है और कितनी देर में वैक्सीन का दूसरा डोज ले सकते हैं?
इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की थी कि आपको फर्स्ट के बाद सेकंड डोज है वो 28 डेज के अंदर लेना है, जबकि जो वैक्सीन कंपनी थी उन्होंने ये बोला था कि आप 6 to 8 वीक्स में ले सकते हो। इसमें अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, बट ये आप 6 to 8 वीक्स में ले सकते हैं अपना वैक्सीन। 6 to 8 वीक्स तक का टाइम आपके पास है सेकेंड डोज लेने के लिए। बिल्कुल। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल 42 to 45 डेज 42 डेज बोला हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर अनु, इसी बीच एक और दर्शक जुड़ी है, पिंकी सोनी। पिंकी सोनी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मैंने ना पहले वैक्सीन लगवाई थी 11 अप्रैल को, तो मैं कुछ दिन तो ठीक रही हूँ। अब मेरे को 1 हफ्ते से प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत थकान है और चेस्ट में हल्की हल्की पेन रहती। बुखार तो है नहीं, वीकनेस बहुत है। तो मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो मैं दूसरी वैक्सीन ले सकती हूँ कि नहीं? सबसे पहले तो आपको अपना अभी जो पॉजिटिव है उसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे दवाइयाँ देखनी पड़ेंगी अगर आपको दवाइयों की जरूरत है। अपना सैचुरेशन वगैरह चेक करते रहना पड़ेगा। सैचुरेशन में अगर यदि फॉल होता है तो आपको फिर अपने हेल्थ केयर वर्कर, पहले आपको इस प्रोसेस से निकलना होगा। ये सिम्टोमेटिक होने के बाद यस आप सेकेंड डोज बाद में ले सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, पर पहले आपको इस फेज से निकलना पड़ेगा। जो आपका अभी पॉजिटिव वाला फेज है ना, उससे निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पिंकी सोनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर नामग्याल, मेरा अगला सवाल ये है, वैक्सीन के डोज लेने के बाद काफ़ी वीकनेस या फिर लंग्स में इन्फेक्शन, गले में खराश, ऐसी शिकायतें आ रही है और इसी बीच एक और शिकायत आ रही है ब्लैक फंगस की। किस वजह से शिकायतें आ रही है और क्या एहतियात बरतें ताकि इन सभी समस्याओं का शिकार जो लोगों ने लिए वैक्सीन का डोज उनको ना लेना पड़े? देखिए, वैक्सीनेशन का ऐसा है कि हर वैक्सीनेशन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, और वन ऑफ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है कि एलर्जिक रिएक्शन आपको अगर हो जाए। लेकिन एलर्जिक रिएक्शन एक ऐसी चीज है कि बहुत लोगों को छोटी छोटी चीजों से हो सकती है, जैसे कि किसी को मूंगफली खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को मशरूम खाने से एलर्जी हो जा सकती है, जो कि उस पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो सेम इज द केस विद वैक्सीन बेसिकली। तो मुझे लगता है कि वो 1 in 10,000 चांसेस जो है, वो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसीलिए डॉक्टर्स आप बैठे हुए हैं आपके पास, ताकि यदि आपको कोई दिक्कत हो तो वो उसी समय मैनेज हो जाए। तो बेसिक थिंग ये है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। उसके बाद मैनेज करने के लिए आपको जो भी दिक्कतें आती है वो सब मैनेज करने के लिए दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब आपके लिए उपलब्ध है और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए भी गए हुए हैं, जिस तरह से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की गई है। डॉक्टर नामग्याल, मेरा अगला सवाल ये है, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल है। क्या गर्भवती महिलाएं वैक्सीन का डोज ले सकती है, और जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं, और तीसरा ये है जो किसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या ये वैक्सीन का डोज ले सकते हैं? देखिए, गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान वाली महिलाएं हैं, ऑफकोर्स उनके लिए ये वैक्सीन का जो गाइडलाइंस है उसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई गई है। लेकिन उसमें भी कैच है कि जैसे मान लो हेल्थ केयर वर्कर हो आप कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे हो एंड यूर अ हेल्थ केयर वर्कर, तो बेसिकली हर चीज में क्या होता है, हर दवाई की एक रिस्क बेनिफिट रेशियो आपको असेस करना पड़ता है कि आपको रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। अगर रिस्क इज मोर देन द बेनिफिट देन आप नहीं दोगे, लेकिन अगर वो बेनिफिट ज्यादा है आपको रिस्क से तो आपको वो लेना पड़ेगा। जैसे फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड केयर सेंटर्स में काम कर रहे हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग है या प्रेग्नेंट है, उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट ऑफकोर्स उनको ये कंसेंट देना पड़ेगा कि वो खुद विलिंगली लगा रहे हैं करके, अदरवाइज इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन। और इसमें फिर एक और चीज आती है कि कोई क्रिटिकल इलनेस है, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आप पहले ही बहुत ज्यादा आप ससेप्टेबल हो इन्फेक्शन कैच करने के लिए। तो उस केस में तो आपको वैक्सीन ऑफ कोर्स लगानी चाहिए, क्योंकि वही आपकी मदद करेगी बाद में। बिल्कुल अहम जानकारी साझा किया डॉक्टर अनु आपने। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, हेमंत जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। 70 मेरे ग्रैंडफादर की एज 75 इयर्स है और उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो 1 साल हो गया है, तो वो ले सकते हैं वैक्सीन?
अगेन इसमें यही चीज है कि वेदर बाईपास सर्जरी हुई है तो वो कुछ एंटीकोगुलेंट वगैरह पे हैं क्या, उनके टेस्ट लास्ट कब हुए हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना पड़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे। एंड देन अगेन वही मतलब आई विल जस्ट से कि हर चीज के लिए आपको वही रिस्क बेनिफिट रेशियो असेस करके और फिर आप डिसाइड मतलब वो डिसाइड किया जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन का डोज ही इस वक्त हमारे पास हथियार है। वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर इसे तैयार किया है, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद इसको अप्रूवल मिला है, तो वैक्सीन पर डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। आपको वैक्सीन का डोज जरूर लेना है। डॉक्टर अनु, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और गांव में भी पैर पसार चुका है, हालांकि शिमला में, हिमाचल प्रदेश में मौसम में तब्दीली जो है बहुत ही रैंडमली होते रहता है और इससे सर्दी जुकाम की होना भी एक आम सी बात है और कोरोना के सिम्टम्स भी कुछ इसी तरीके से है। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना है? टेस्टिंग के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, इसीलिए अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो प्लीज टेस्टिंग करवाइए, टेस्टिंग से मत डरिए। एक टेस्ट कराने से एटलीस्ट आपको अगर पता लग गया कि आपका कोविड स्टेटस क्या है तो आपकी ट्रीटमेंट बेटर होगी, आपका ट्रीटमेंट जल्दी होगा और जितना डिले कम होगा उतना मॉर्बिडिटी कम होगी। यानी तो डॉक्टर अनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई शिकायत हो, कोई संशय है तो फ़ोन नंबर लगातार हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप होम आइसोलेशन में हो या फिर शुरुआती कोई भी सिम्टम आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सिम्टम क्या है हम आपको लगातार बता रहे हैं, किस तरीके से कब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। गाइडलाइंस का ही पालन करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी अफवाहें फैली है, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जा रहा, आप मिसगाइडेड ना हो, इसीलिए हम खास तौर पर ये ओपीडी सर्विस लेकर आए हैं। आपकी चिंता का, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हमारे साथ हमेशा एक तय समय पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर अनु लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर अनु, जब कोई घर पे ही रह के जब वो ट्रीटमेंट करवाता है और डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक वो अपना इलाज खुद घर में होम आइसोलेशन में रहकर करता है, तो तब उसको ये वैक्सीन का टीका कब लेना पड़ेगा, क्या कुछ उसके लिए आप कहना चाहोगे? आप जिस डॉक्टर अनु, मेरा सवाल ये है, जब डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई शख्स कोरोना की चपेट में आता है और वो घर पे ही ट्रीटमेंट करवाता है, डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक वो कब वैक्सीन का डोज ले सकता है? मेरे को सुनाई नहीं दिया पूरा, आप प्लीज रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन प्लीज? मैम, मेरा सवाल ये है, जब शुरुआती सिम्टम आने के बाद कोई शख्स घर पर रह के होम आइसोलेशन में वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, उसके बाद वो वैक्सीन का डोज कब ले सकता है? 28 डेज के बाद कभी भी। ओके, 28 डेज के बाद। तो जिस हिसाब से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, 18+ के लिए तो सरकार की तरफ से बहुत जल्द वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, लेकिन बिलो 18 के लिए आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि अब बच्चों को भी ये महामारी अपनी जद में ले रहा है? देखिए, इसमें यही है कि जो वैक्सीन अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें साफ लिखा गया है कि बिलो 18 इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बिल्कुल। उस बेसिकली क्या है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तब होती है जब उस एज ग्रुप के लिए आपका रिसर्च मटेरियल कम होता है। कोई भी चीज पूरी पॉपुलेशन को स्टार्ट करने के लिए उस पर खूब सारी रिसर्च की जाती है और जिस एज ग्रुप में वो रिसर्च है, सेम वैसे ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी का भी यही है कि रिसर्च बहुत कम है अभी हमारे पास इन ग्रुप के लिए, तो इसलिए फिलहाल इस पे कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी नहीं दे सकते। तो उसमें सिर्फ आपको एक्स्ट्रा केयर रखना है, जैसे कि इसमें जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से बोला जा रहा है कि आपको अपना मास्क पहन के रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और आपको अपने हाथ बार बार धोते रहना है, हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। तो प्लस आपको अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, खाना पीना अपना ठीक रखना है, टाइम से खाना है, खाने में एक संतुलित आहार होना चाहिए आपका, मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं और जरा सा भी सिम्टम आने पे आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, स्टीम लेना है, गॉगल्स लेना है। तो वही
extra care of yourself with mask, physical distancing and ये हाथ का बार बार धोना, हैंड हाइजीन। डॉक्टर नामग्याल, आपने इम्यूनिटी की बात की। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है ओवरनाइट नहीं आपकी स्ट्रांग हो सकती है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और लंबा समय लगता है। लेकिन कोरोना के संकट काल में इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। क्या ऐसा आहार ले, क्या ऐसी दवाई ले, क्या ऐसा टिप्स देना चाहेंगे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और मेंटली भी, क्योंकि मेंटली जो है कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। इम्यूनिटी और मेंटल को हम किस तरीके से स्ट्रांग रख सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी के लिए तो वही है कि संतुलित आहार लीजिए। आपके आहार में हर तरह का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज़ का एक एडिक्वेट क्वांटिटी होना चाहिए। और बाकी हमारे आयुर्वेदा वालों ने भी बहुत कुछ इसके लिए हमारे लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी। काढ़ा, ये सब चीज़ें तैयार की गई हैं उनके द्वारा। बाकी स्टीम, गॉगल्स, ये सब चीज़ें बेसिकली आपकी लोकल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और हैंड हाइजीन, अगेन सबसे ज़रूरी चीज़ हैंड हाइजीन है इसमें। और मेंटल हाइजीन के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि आपको घर पे रहना पड़ रहा है, जब आप अगर होम आइसोलेशन में भी हो तो 14 दिन 10 दिन घर पे रहना अकेले कोई आसान चीज़ नहीं है। तो आपको कोई जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनिए, योगा करिए, वॉक करिए और बुक्स पढ़िए अच्छी, और वो आपका मेंटल एक स्टेबिलिटी बना के रखेगी, उसमें मदद करेगी। बाकी यही है कि जो अगर आपको एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको करते रहना है खाने पीने के ध्यान के साथ। और थोड़ा सा आयुर्वेद से भी हेल्प लीजिए, वही काढ़ा वगैरह। तो बहुत अहम जानकारी साझा करी डॉक्टर अनु, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, सुजेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग वैक्सीन। फर्स्ट भी मेरे मदर ने वैक्सीन लवाई ही 2 तरीक ਨੂੰ, इन बिटवीन उन्होंने कोविड हो गया, तो उस तो बाद उन्होंने दी डेट बनती ही 28 दिनों बाद 30 तरीक ਨੂੰ। सो 30th को डेट बनती थी, तो वो अब कितनी देर बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? सेकंड, जब वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाएंगी बिल्कुल, उसके 28 दिन बाद वो लगवा सकती है। ओके, तो सर जब वो मैडम एसिम्प्टोमेटिक हो जाएंगी, जब ठीक हो थोड़ी जाएगी, बहुत ही खांसी रह गई है, मतलब उसके बाद हमें अगर खांसी है तो पहले खांसी का इलाज कराइए। ओके। और वही स्टीम, गॉगल्स, खांसी का इलाज, बेसिकली सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। मैम, वैक्सीन को लेकर ही मेरा अगला सवाल है। वैक्सीन पहले तो लोग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, अब तैयार है तो बहुत सारे सवाल है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे दर्शक होते हैं उनके सवाल वैक्सीन से रिलेटेड होते हैं। आखिर वैक्सीन को लेकर क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बन पाई है? वैज्ञानिकों ने हमारे युद्ध स्तर पर इसे तैयार किया है, केंद्र सरकार बार बार लोगों को यही उनका संदेश है कि वैक्सीन ज़रूर लीजिए। डॉक्टर्स की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में क्रेडिबिलिटी आखिर बन क्यों नहीं पाई है वैक्सीन को लेकर? देखिए, मुझे इस चीज़ के लिए तो आई जस्ट से कि या तो आप साइंस पे विश्वास कीजिए या ना कीजिए। 2 ही तरह के लोग होते हैं, है ना। एक जिनको साइंस पे विश्वास होता है, एक जिनको नहीं होता है। हिमाचल में जिस दिन डे 1 पे वैक्सीनेशन ड्राइव जिस दिन स्टार्ट हुआ था, तो इनफैक्ट आई वाज द मुझे पहले दिन वैक्सीन लग गई थी, क्योंकि इसमें बस विश्वास की बात है। हमारे साइंटिस्ट ने, देखिए, हर कोई ये चाहता है कि हमारे देश के लोगों का भला हो, कोई हमारा बुरा नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो अगर किसी ने वो वैक्सीन बनाई है, इतनी मेहनत से बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, तो हमें विश्वास करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हमने विश्वास किया, हमने वैक्सीन ली, अपनी दोनों डोज हमारी कंप्लीट की हमने। बट क्रेडिबिलिटी का फिर वही बोलेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली बेसिकली जब भी कोई वैक्सीन बनती है नॉर्मली, इन नॉर्मल सिचुएशन, ऑफ कोर्स कोविड इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर एनीवन, बिल्कुल, बट जब नॉर्मल सिचुएशन में वैक्सीन बनती है तो उसको बहुत साल लगते हैं बनने में, और बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं उसके लिए बेसिकली। अब कोविड वैक्सीन के साथ एवरीथिंग वाज एक्सेलरेटेड, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि वो जो एक्सेलरेशन हुआ है प्रोसेस का,
वो हम लोगों के लिए ही किया गया है, क्योंकि ताकि ज्यादा लाइफ के लॉसेस ना हो और किसी तरह से भी इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके। तो मुझे बस यही लगता है कि इस समय हमें साइंस पे विश्वास करने की जरूरत है और अपने साइंटिस्ट पे विश्वास, रिसर्चर्स पे विश्वास करने की जरूरत है, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे लिए कुछ तैयार किया है ताकि हम लोग इस महामारी से बच सके। तो मेरे हिसाब से तो सबको, मैंने लिया है और मैं चाहती सब ले। बिल्कुल मैम, हम भी यही अपील कर रहे हैं डॉक्टर से, जो जितने भी दर्शक हैं हमसे उनसे यही अपील कर रहे हैं, जो एलिजिबल है वैक्सीन का डोज जरूर लें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही है। डॉक्टर अनु, आप डॉक्टर्स अस्पतालों में अपनी अचूक सेवाएं दे रहे हैं, जान हथेली में रखकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे मंच पर आए, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की और दर्शकों को भी तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ओपीडी सर्विस हमारा ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए इसीलिए, ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए हम खास तौर पर ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो कल फिर हम होंगे हाजिर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।